वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय रावत। कैसे आप सब, कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आशा करते हैं आप सभी लोग अपने एग्ज़ाम के तैयारी में लगे होंगे कंटिन्यू। देखिए, अब आज आपका कितना, आज आपका 14 दिसंबर है, राइट? तो 14 दिसंबर और आपका 24 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है। टोटल 9 दिन बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 24 दिसंबर इवनिंग शिफ्ट में आप सभी हमारे अकाउंटेंट स्टूडेंट का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी लोग अपने बेसिक जो एग्ज़ाम है, आपके बेसिक पेपर जो आपके हैं 90 मार्क्स के, उसको तो आप लोग 100% दीजिए। ठीक है, 90 में आपका 80 प्लस, तो 80 नहीं तो 75 प्लस आपका नंबर जाना चाहिए। ठीक है, और बाकी कॉमर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। 40 क्वेश्चन में लगभग आपको 25 प्लस क्वेश्चन तो जरूर कर कर आना है। ठीक है, और 40 में 40 भी बहुत सारे स्टूडेंट कर सकते हैं जो लोग लगातार लगे हुए हैं, क्लासेस वगैरह अटेंड कर रहे हैं, सभी क्लासेस पढ़ रहे हैं, थियरी पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने किया है और होगा भी। ठीक है, तो आज से आपकी जो क्लास है, मैराथन क्लास स्टार्ट कर दी गई है। आज 14 दिसंबर है, आज से आपकी मैराथन क्लास लगा दी गई है। आज से मैराथन क्लास लगभग 10 मैराथन क्लास आपकी आज से स्टार्ट हो जाएंगी। आज मैराथन क्लास फर्स्ट है। इसमें हम टोटल पूरा 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 40 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें थियरी, न्यूमेरिकल, ये सभी ऐड किए गए हैं इसमें, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पूरा आज 40 क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। डेली बेसिस पे आप सभी लोग अटेम्प्ट करते रहिए। इसका पीडीएफ वगैरह सब अपडेट कर दिया जाएगा लिंक पे, वहाँ से पीडीएफ आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ऐप पर आना है पूरी तरीके से इसके पीडीएफ को लेने के लिए। ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जितने भी स्टूडेंट अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज के बारे में मैं आपको बता दूँ जल्दी जल्दी। देखिए, 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 40 क्वेश्चन आएंगे। वैसे एक मॉक टेस्ट में 40 क्वेश्चन है, ऐसे आपको 40 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कॉमर्स की क्लासेस चलती हैं हमारी एकेडमी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर, तो आपको कॉमर्स का ही प्रैक्टिस सेट मिलेगा। 40 प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ ई बुक 5100 क्वेश्चन का आपको पूरा ई बुक मिल रहा है। उसमें आपका 130 मार्क्स पूरा कवर करेगा। मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके, करंट अफेयर, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश एंड कॉमर्स। ठीक है, ये सभी आपके कवर होंगे। इन सब के साथ साथ नोट्स वगैरह भी, एग्जाम नोट्स वहाँ पे अपडेट किया गया है। ये सब भी आपको टेस्ट सीरीज के साथ ही मिलेगा, फ्री मिलेगा। टेस्ट सीरीज की जो प्राइस है ओनली 99 रुपीज़ रखी गई है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैराथन क्लास इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है अ रिसिप्ट इज कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज। एक प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति है, मतलब एक रिसीव आपको कहीं से भी इनकम जनरेट हो रही है, वो कैपिटल रिसीव मतलब कैपिटल इनकम कब होगी आपका। ठीक है, कैपिटल रिसीव या कैपिटल इनकम कब आपका होगा। बिकॉज, क्योंकि आपके ऑप्शन है इट इज़ डिपॉजिटेड इन कैपिटल अकाउंट। जब आप पूंजी खाते में उस पैसे को जमा किया जाता है तो वो आपका कैपिटल रिसीव आपका होता है। या अमाउंट इज बिग, जब कोई बड़ी राशि होती है, बड़ा अमाउंट होता है, तो वो कैपिटल अमाउंट होता है आपका, कैपिटल रिसीव होता है। या इट्स रिलेटेड विद फिक्स एसेट्स, या स्थायी संपत्ति से संबंधित होती है। ठीक है, स्थायी संपत्ति मतलब जैसे मशीन, फर्नीचर, जितने भी आपके लैंड, बिल्डिंग, जो फिक्स एसेट्स आपके हैं, ठीक है, उनको उनके या तो उनको बेचने पर जितनी भी इनकम आपकी होती है वो आपकी क्या कैपिटल रिसिप्ट आपकी होती है, या नन ऑफ दीज। ओके, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऐसा क्यों है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए, कैपिटल एसेट्स आपके होते क्या है? ठीक है, आपके यहाँ पे सॉरी, फिक्स एसेट्स आपके होते क्या है? फिक्स एसेट्स जैसे आपकी लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, ठीक है, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, ये आपके फिक्स एसेट्स होते हैं। ठीक है, इनको हम यूज़ किस लिए करते हैं? अपने बिजनेस में प्रॉफिट गेन करने के लिए, अपने बिजनेस से इनकम जनरेट करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनके विक्रय से प्राप्त जो राशि होती है वो आपकी पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। ठीक है, जिस भी एसेट्स को हम यूज़ करते हैं अपने बिजनेस की इनकम को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए, वो आपके फिक्स एसेट्स आपके होते हैं। ठीक है, लगातार फिक्स एसेट्स आपके होते हैं जो मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक आपको इनकम जनरेट करके देते रहते हैं। जैसे मशीन है, मशीनरी आपने लगाया, तो मशीनरी आपने अपने यूज़ के लिए नहीं लगाया, आपने इनकम जनरेट करने के लिए लगाया। वो 5 साल 10 साल जब तक चलेगा आपको इनकम देता रहेगा। ठीक है, तो ये आप फिक्स एसेट्स होते हैं। और इनके विक्रय से मतलब इनके सेलिंग से जितनी भी आपको जितनी अमाउंट रिसीव होती है वो आपकी क्या होती है? पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं, मतलब कैपिटल रिसीप्ट आपका होता है। जैसे मशीनरी से विक्रय पर 15,000 की आय पूंजीगत आपकी आय होगी। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, कैपिटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स देयर आर रिसीव्ड, फॉर एग्जांपल सेल ऑफ मशीनरी इनकम ऑफ 50,000 विल बी कैपिटल इनकम। ओके, तो क्लियर है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, या क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका यहाँ पे
पेमेंट ऑफ वेजेस टू मोहन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू, मतलब हमने मशीन खरीदा और मशीन को लगवाने के लिए, ठीक है, मशीन को खरीदा गया, फिर उसे स्थापना में मतलब उसे इंस्टॉलेशन करवाने के लिए, मशीन को लगवाने के लिए जो मजदूरी बन रही है, ठीक है भाई, अगर आप मशीन खरीद कर ला रहे हैं, उसको लगवाएंगे, फिट करवाएंगे, ठीक है, कैसे वो काम करेगा, तो एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस तो आपके लगेंगे स्थापना में। तो अगर उसका भुगतान हमने किसको किया, मोहन को किया, तो हमारे लिए तो वेजेस होगा भाई, मजदूरी ही होगी। तो उस मजदूरी हमने जो मोहन को मतलब पे किया, ठीक है, तो मजदूरी को नाम लिखा जाना चाहिए, मतलब डेबिट किया जाना चाहिए, मतलब क्या किया जाना ही चाहिए, एंट्री इसकी क्या होनी चाहिए, किसको हमें डेबिट किया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है मशीन अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे, ठीक है, मशीन अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपके पास मशीनरी आई है तो अगर उसका आप वेजेस क्या करते हैं, पे करते हैं, मोहन को चुका रहे हैं, तो यहाँ पे जनरल एंट्री आपकी क्या बनेगी, मशीन एज ए फिक्स एसेट्स है, तो ये एसेट्स है, एसेट्स आएगा तो उसे हम डेबिट करेंगे, तो मशीन अकाउंट हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा, और कैश आपके हाथ से जा रहा है तो टू कैश अकाउंट हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, ठीक है, क्रेडिट करेंगे। तो मोहन को मशीन की स्थापना के लिए भुगतान की गई मजूरी के नाम में क्या लिखा जाना चाहिए, तो ये आपका जनरल एंट्री क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ये आपका होगा। मशीन की स्थापना का व्यय जो होता है, मशीन को लगाने का जितना भी एक्सपेंस आता है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंसेस होता है, क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका होता है, और इस एक्सपेंडिचर को हमें मशीन खाते में डेबिट करना चाहिए, किसमें, मशीन खाते में, क्योंकि आपने मशीन आप लगवा रहे हैं, वेजेस आप, वेजेस अकाउंट को आप डेबिट नहीं करेंगे, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर वेजेस अकाउंट डेबिट होना चाहिए, क्योंकि मजदूरी खाते से मतलब पैसा मजदूरी खाते से हम दे रहे हैं, ठीक है, तो नहीं, आप मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है, क्योंकि मशीन आपके यहाँ आ रहा है और वो ये एसेट्स है, जितना एसेट्स आएगा रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग जितना भी एसेट्स आएगा उसे हम डेबिट करेंगे, तो ये हमारा डेबिट होगा। और इसे लगवाने के लिए हम जितना भी एक्सपेंस करेंगे भाई हमारे यहाँ से कैश जाएगा, एक्सपेंस होगा, तो कैश अकाउंट को हम यहाँ क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो आपकी ये जनरल एंट्री बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, मशीन अकाउंट, ठीक है, मशीन अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे, ओके, या चलिए चलिए थर्ड क्वेश्चन है आपका, वाइल पासिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, पूंजी पर ब्याज की हम जब कैलकुलेशन करेंगे कि कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट बना हुआ है, ठीक है, और जब उसकी हम एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे तो कौन सा अकाउंट को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट आप किस पे कैलकुलेट करेंगे, जितना आप कैपिटल अगर आपने लिया हुआ है, लोन वगैरह लिया हुआ है बैंक से, जितना भी कैपिटल आपने बैंक से लोन वगैरह लिया हुआ है, तो उसी लोनिंग अमाउंट पे ही तो हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। तो जब आप किसी को लोन वगैरह किसी से लेते हैं और जितना भी इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है तो वो आपके लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस होगा। और इंटरेस्ट आपका कौन सा अकाउंट होता है, इंटरेस्ट आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल ये कहता है कि जितना भी एक्सपेंसेस होगा, जितना भी लॉसेज होंगे, उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जितना भी आपको प्रॉफिट होगा, जितनी भी आपकी अर्निंग होगी, ठीक है, इनकम होगी, उसको हम क्रेडिट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम काउंट करेंगे, ठीक है, उसकी एडजस्टमेंट इंक्रीज करेंगे, तो हम यहाँ पे एक्सपेंसेस मानकर चलेंगे। तो यहाँ पे पहले ही कह दिया है कि अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी एडजस्टमेंट इंक्रीज कर रहे हैं, समायोजन प्रविष्टि कर रहे हैं, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट हम किस पे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल पे। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा, कैपिटल इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कैपिटल अकाउंट, ओके। देखिए पूंजी पर ब्याज के लिए बहुत सारी फॉलोइंग एडजस्टमेंट एंट्रीज आपकी होती है। क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे और टू कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, बीन इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, तो क्रेडिट कौन होगा, कैपिटल अकाउंट, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको हम डेबिट करेंगे, ओके, या। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। यहाँ पे चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, हु कैन बी बिकम एन ऑडिटर, कौन एक अंकेक्षक बन सकता है, कौन एक ऑडिटर बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमर्स ग्रेजुएट आपके ऑडिटर बन सकते हैं, लॉ ग्रेजुएट आपके जो लॉ ग्रेजुएशन जिन्होंने लॉ से ग्रेजुएशन किया वो ऑडिटर बन सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट वाले आपके ऑडिटर बन सकते हैं, या नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, राइट आंसर आपका डी ही होना चाहिए, इनमें से कोई भी ऑडिटर नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि ऑडिटर आपके कौन होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, सीए वगैरह ही, यही लोग ही आपके क्या होते हैं, एक किसी भी कंपनी में ऑडिटर नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। किसी भी कंपनी में जो ऑडिटर अपॉइंट किए जाते हैं वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होते हैं, वो एक प्रोफेशनल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जिसने सीए वगैरह का कोर्स किया हुआ है वही आपके ऑडिटर बन सकते हैं। तो इसमें नन ऑफ दीज आंसर होगा। अब आइए जानते हैं इसके बारे में,
अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 141 आपका कंपनी एक्ट 2013 क्या कहता है? ये कहता है कि कोई पेशेवर चार्टेड अकाउंटेंट या उनकी फर्म का चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अंतर्गत, अगर कोई भी चार्टेड अकाउंटेंट है या किसी फर्म का चार्टेड अकाउंटेंट है, ठीक है, 1949 की व्यवस्थाओं के अकॉर्डिंग, ठीक है, कोई भी चार्टेड अकाउंटेंट या सीमित दायित्व वाली साझेदारी के फर्म के आधार पर साझेदार जो चार्टेड अकाउंटेंट है उसको अंकेक्षक मतलब ऑडिटर नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। या अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 141 कंपनीज एक्ट 2013 सब सेक्शन 1, ठीक है, अ प्रोफेशनल चार्टेड अकाउंटेंट और हिज फर्म विच इज चार्टेड should be under the provision of the Accountants Act 1949. On the basis of limited liability partnership, a person who is chartered accountant can be appointed as auditor. ओके, तो आपके सीए वगैरह ये चार्टेड अकाउंटेंट बनते हैं, तो यहाँ पे डी इज राइट आंसर आपका आंसर होगा। ओके, या नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर हाई परचेज सिस्टम डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम, मतलब किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत ह्रास काटा जाता है। ये आपका ये चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है, जितने भी स्टूडेंट हमारे कोर्स ज्वाइन किए हुए हैं ये चैप्टर बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है, हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, ठीक है। जैसे हायर परचेज सिस्टम क्या होता है, देखिए हायर परचेज सिस्टम, तो यहाँ पे आपका जैसे कोई बिल्डिंग है, लैंड है, ठीक है, हमने उसको हायर कर लिया, ठीक है, और उसको समझ लीजिए किराए पे ही इसे कैलकुलेट किया जाता है। जब तक आप उसका, जैसे आपने 10 लाख का अगर आपने माल खरीद लिया किसी से, तो जब तक आप उसका पर मंथ उसका जितना भी उसका माल का दाम है, जो भी एग्रीमेंट वगैरह होता है बायर और सेलर के बीच में, जब तक पूरा पे नहीं कर दिया जाता तब तक ये हायर ही माना जाता है, ठीक है। जैसे किस्त पे आपने मोबाइल ले लिया, जब तक आप पूरा मोबाइल का पैसा पे नहीं कर देते दूसरे मालिक को, फाइनेंस पे आपने पे नहीं कर देते, तब तक वो किराया ही माना जाता है। कुछ परसेंट ब्याज जो लिया जाता है ये इन्हीं दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है, सेलर और बायर के बीच में, ठीक है। तो इस पर जो डेप्रिसिएशन लगता है, डेप्रिसिएशन सभी गुड्स पे लगता है, सभी सामानों पे लगता है। तो ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है ये कैश प्राइस पे चार्ज किया जाता है, जितना भी संपत्ति का मूल्य रहेगा उस पे चार्ज किया जाता है। जैसे आपने 1 लाख का आपने क्या लेकर आया, मशीनरी आपने लाया अपने बिजनेस के लिए, अब इस पर आप 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे पर ईयर। इसका अगर वर्किंग लाइफ इसका 10 साल है तो 10 साल तक आप 5% ऐसे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और डेप्रिसिएशन जो आप चार्ज करेंगे इसके कैश वैल्यू पर, मतलब 1 लाख का आप खरीद कर लाएं तो इसी पे ही डेप्रिसिएशन आपका चार्ज होगा। जैसे पहले साल 5,000 होगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दूसरे साल 95,000, तीसरे साल फिर इस पर 95,000 5,000 होगा, ऐसे चलता चलेगा, ठीक है। समझ में आया आपको? या यहाँ पे देखिए किराया क्रय पद्धति के अंदर का जो ह्रास होता है, मतलब डेप्रिसिएशन आपका कैश वैल्यू पर आपका काटा जाता है, और ह्रास का जो हम अकाउंटिंग वगैरह करते हैं वो अंतिम तारीख पर किया जाता है, ठीक है, किसी वर्ष के अंतिम तारीख पर। मतलब जब बैलेंस शीट वगैरह हम बनाते हैं तो लास्ट, जैसे 1 जनवरी से आपका 31 दिसंबर ये आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, तो डेप्रिसिएशन हम 31 दिसंबर को चार्ज करते हैं। ओके, और स्थायी, जैसे इसमें भी बहुत सारे मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, ठीक है, मैंने पूरा क्लास में पढ़ाया हुआ है। ओके, चलिए यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ट्रायल बैलेंस इज ट्रायल्ड, ठीक है, व्हेन ट्रायल बैलेंस इज टेलेड इज सो, तलपट का मिलान क्या बताता है, मतलब ट्रायल बैलेंस क्या शो करता है। ट्रायल बैलेंस आपका एक्यूरेसी ऑफ बुक कीपिंग अकाउंट्स बुक या राइट मेंटेनेंस ऑफ बुक, अर्थमेटिक एक्यूरेशन ऑफ बुक, नन ऑफ दिस। तो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है ट्रायल बैलेंस आपका क्या, अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ बुक, पुस्तकों की अंगगणितीय शुद्धता बताती है। बहुत बार क्या होता है हम लोग ट्रांजेक्शन करते समय एंट्री करना, मतलब कहीं ना कहीं अमाउंट गलत कर देते हैं, जहाँ हमें 700 लिखना चाहिए वहाँ हम 7,000 लिख देते हैं, ठीक है, जहाँ 200 लिखना चाहिए वहाँ हम 100 रुपये लिख देते हैं, कभी कम कभी अधिक। वहाँ पे अंगगणितीय शुद्धता आपकी वहाँ पे पता चल जाती है, कहाँ कहाँ कितना एरर हुआ है ये पूरी तरीके से मालूम चल जाता है। तो ये अंगगणितीय शुद्धता को भी पूरी तरीके से बताता है। अब वहाँ पे पता चल जाता है तो वहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं, सभी वाउचर से लेजर से मिलाते हैं, लेजर से मिलाने के बाद ही तो ट्रायल बैलेंस आपका बनता है। तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, मतलब तलपट का मिलाना पुस्तकों की अंगगणितीय शुद्धता बताता है। तलपट के मिल जाने पर यह नहीं समझना चाहिए कि हिसाब किताब पुस्तकों में ठीक लिखे गए हैं या खातों का उचित रखरखाव किया गया है। ऐसी त्रुटियां तलपट द्वारा उजागर नहीं होती। बहुत सारी जो त्रुटियां होती है, मिस्टेक तलपट में नहीं मिल पाती है ट्रायल बैलेंस में, ठीक है, लेकिन बहुत सारी मिल भी जाती हैं, ठीक है। तो ये अंगगणितीय शुद्धता को आपका बताता है। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, आंतरिक अंकेक्षक नियुक्त किए जाते हैं किसके द्वारा, आंतरिक अंकेक्षक आपका मैनेजमेंट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट जो सिस्टम रहता है वही ऑडिटर को नियुक्त करता है, शेयर होल्डर से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। अगर ऑडिटर गवर्नमेंट का है, मतलब गवर्नमेंट ऑडिटर और सरकारी कंपनी में जो ऑडिटर होते हैं तो गवर्नमेंट नहीं करती है, मैनेजमेंट सिस्टम ही पूरी तरीके से उसके लिए लायबल होता है। ओके,
जैसे आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबंधकों द्वारा की जाती है। जो कंपनी का प्रबंधक होता है वही आंतरिक मतलब अंकेक्षक इंटरनल ऑडिटर को नियुक्त करता है अपनी कंपनी में। ये एक ऐच्छिक अंकेक्षण होता है। आंतरिक अंकेक्षक संस्था के ही कर्मचारी होते हैं, ठीक है। आंतरिक अंकेक्षक मतलब इंटरनल ऑडिटर जो होते हैं वो बाहर से नहीं अपॉइंट किए जाते हैं, कंपनी के ही आदमी होते हैं, कंपनी के ही वर्कर होते हैं, कंपनी के ही एम्प्लॉय होते हैं, सीए वगैरह जो होते हैं वही होते हैं आपके, ठीक है। इसका प्राथमिक कर्तव्य प्रबंधकीय औचित्य की जाँच करना है, ठीक है। और किस हद तक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा है, ये आंतरिक अंकेक्षक द्वारा ज्ञात किया जाता है, ये उसका वर्क है, ठीक है। तो कौन इसे नियुक्त करता है? मैनेजमेंट सिस्टम मतलब प्रबंधन द्वारा या प्रबंधक द्वारा ही नियुक्त किया जाता है इंटरनल ऑडिटर। ये कंपनी के ही क्या होते हैं? कर्मचारी होते हैं, कंपनी के ही एम्प्लॉय होते हैं। ओके या 9 नंबर क्वेश्चन है, एक निवासी व्यक्ति को साहित्य पुस्तक पर रॉयल्टी कितना मिला है? यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 5 लाख मिला है, ठीक है। एक निवासी व्यक्ति एक रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट है, इंडिया का ही निवासी है, उसको अपनी पुस्तक पे जो रॉयल्टी मिला है वो 5 लाख रुपए मिला है। अब 5 लाख रुपए उसे रॉयल्टी मिला है तो धारा से या सेक्शन QQB में कटौती मिलेगी, उसे कितना डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। जब उसकी टोटल इनकम जनरेट होगी तो उसे कितना डिडक्शन मिल सकता है रॉयल्टी पे, ठीक है। मैंने पढ़ाया हुआ है आप सभी को। तो देखिए यहाँ पे आपका 3 लाख रुपए तक उसे कटौती मिल सकती है। जैसे एक निवासी व्यक्ति को लेखन हेतु जो रॉयल्टी मिलती है, रॉयल्टी होता क्या है? जैसे आपने कोई बुक वगैरह लिख दिया, अच्छे से आपने कोई बुक अच्छे से लिख दिया, ठीक है, मार्केट में उसे आपने पब्लिश कर दिया। अब कोई जरूर आपने मार्केट में पब्लिश कर दिया, अब कोई अदर कंपनी है, ठीक है, आप ही के पब्लिकेशन के नाम से अगर वो बुक पब्लिश करती है, जैसे ज्ञान पब्लिकेशन के नाम से कोई भी इस बुक को छापता है, ठीक है, या कोई भी आपके लिखे हुए मैटर को अगर कोई छापता है, कोई कहानी वगैरह आपने लिख दिया और उसको कोई भी कंपनी उसको पब्लिश करती है, तो आपका नाम सबसे पहले उस कहानी के ऊपर लिखा रहेगा और आपको कुछ ना कुछ % रॉयल्टी मिलती रहेगी, ठीक है। जैसे अरिहंत पब्लिकेशन का मालिक कोई और होगा, उसकी बहुत सारी बुक छपती है, कहीं कर भी कोई प्रिंट करा के उसे बेच रहा है तो उसे रॉयल्टी मिलता रहता है, ठीक है। तो ये होता है रॉयल्टी। 5 लाख रुपए अगर किसी व्यक्ति को रॉयल्टी के रूप में मिले हैं तो 2 लाख पर टैक्स देना होगा, 2 लाख पर, और यही उसकी आय में शामिल होगा। धारा QQB के अंतर्गत 3 लाख तक छूट रहेगी। डिडक्शन जो उसे मिलेगा कितना मिलेगा? 3 लाख रुपए उसे डिडक्शन डायरेक्ट मिल जाएगा। 5 लाख में 3 लाख डिडक्शन उसे मिल गया, अब उसे बस टोटल 2 लाख की अपनी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। 3 लाख पे उसे छूट मिलेगा सेक्शन QQB के अकॉर्डिंग। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके या चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी लोन बिकमिंग बैड डेप्ट, कोई भी लोन कब बैड डेप्ट में कन्वर्ट हो जाता है? द अमाउंट विल बी, किसी ऋण के अशुद्ध होने पर उसकी राशि क्रेडिट किया जाएगा। अशुद्ध ऋण क्या होते हैं, बैड डेप्ट क्या होते हैं, आगे मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे आप सभी को बता दूं बैड डेप्ट क्या होते हैं। अगर आप अपने कस्टमर को उधार माल बेचते हैं, क्रेडिट पे आपने सेल किया कि भाई एक समय बाद ये पैसा माल बेचकर मुझे पैसा देगा, तो बहुत सारे हमारे जो डेप्टर्स होते हैं समय पे पैसा पे कर देते हैं बेचने के बाद। बहुत सारे होते हैं जो डिफाल्टर हो जाते हैं, बैंकक्रप्ट हो जाते हैं या इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, भाग जाते हैं पैसा लेकर। कभी कभार उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, उनके गोदाम में आग लग गया, उनकी फैमिली प्रॉब्लम आ गई तो वो पैसा नहीं पे कर पाते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, डेटर्स हमारे होते हैं, लेकिन वो जितनी भी अमाउंट वो नहीं देते हमें, जो अमाउंट हमें नहीं मिल पाता है, ठीक है, वो हमारा बैड डेप्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बैड डेप्ट मतलब अशुद्ध ऋण आपका होता है, जिनके मिलने की कोई संभावना नहीं है, उन्हें हम बैड डेप्ट में काउंट करते हैं। ओके, और ये अमाउंट क्या होगा? विल बी, ठीक है। क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाता है कि क्रेडिट किया जाता है जब इसका एडजस्टमेंट एंट्रीज वगैरह हम करते हैं? तो देखिए बैड डेप्ट के अमाउंट को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, और जो भी डेटर्स हमारा पैसा बाकी है उसे हम क्रेडिट करते हैं। जो भी डेटर्स हमारा पैसा बाकी है उसे हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देनदार खाता हमेशा हमारा क्या होगा? क्रेडिट होगा, और बैड डेप्ट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मान लेते हैं 1 लाख रुपए मोहन बाकी था, उसने नहीं दिया, तो 1 लाख को आप किस में ट्रांसफर कर देंगे? 1 लाख अमाउंट को ये हम ट्रांसफर कर देंगे बैड डेप्ट अकाउंट में, डेबिट कर देंगे। और किसके अकाउंट से करेंगे? टू मोहन के अकाउंट से। भाई मोहन ही बाकी है तो मोहन के अकाउंट से हम मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए हमने क्रेडिट कर दिया, किसमें? बैड डेप्ट अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया। मोहन इज अ पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है जो पैसा देगा उसे हम क्रेडिट करते हैं और जो पैसा पाने वाला है उसे हम डेबिट करते हैं, ठीक है, पर्सनल अकाउंट। और ये मोहन का सारा पैसा 1 लाख जो बाकी है उसे हम बैड डेप्ट में ट्रांसफर कर देते हैं। मान लेते हैं इतना पैसा हमें नहीं मिला, ठीक है। ये समझ लीजिए काल्पनिक एंट्री हो रही है कि भाई इतना पैसा नहीं मिला तो इतना पैसा मोहन वाले से, भाई हमने वाउचर क्या बनाया था? वाउचर हमने बनाया था मोहन को, हमने क्या बनाया था? मोहन हमें फ्यूचर में पैसा देगा, इससे हमें पैसा मिलेगा, तो ये हम डेटर्स बनाया था, ठीक है। अब जब ये पैसा पूरी तरीके से नहीं मिल पाने वाला है तो इसके सारे पैसे को हम मान लेंगे हमें नहीं मिला और इसे हम बैड डेप्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो बैड डेप्ट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, मोहन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। ओके या
देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, बैड डेब्ट जिसके ऋण के भुगतान होने की कोई संभावना नहीं है, ऐसे को हम क्या कहते हैं, डूबत ऋण या बैड डेब्ट कहते हैं। और इसमें जितने भी हमारे डेटर्स होते हैं उनके अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है, और बैड डेब्ट अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे डी इज़ अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस समय आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। और जितने भी लोग को अभी 9 दिन बाकी है, अगर थियरी नोट्स चाहिए, एग्जाम नोट्स चाहिए, जिनकी अच्छी तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है, जाइए हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से। वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप EMRS अकाउंट लॉगिन रजिस्टर करके EMRS वाले कोर्स में जाइए, उसे बाई कीजिए, ओनली 199 फीस है। और पे करने के बाद आप सारे नोट्स को वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, उसकी हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए। 8 से 9 दिन में जल्दी जल्दी आप थियरी कवर कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरप्लस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटी, मतलब हमारा संपत्तियों पर दायित्व पर आधिक्य क्या कहलाता है। जाहिर सी बात है, हमारे पास एसेट से ज़्यादा है, किससे, लाइबिलिटी से। तो एसेट से ज़्यादा रहेगा लाइबिलिटी का तो हमें प्रॉफिट होगा। ओके, 1 लाख रुपए की हमारी संपत्ति है और हमारी लाइबिलिटी कितनी है, 50,000 की है, तो हमें 50,000 का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बी सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, या सी रहेगा आंसर। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, या एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल आपका होता है। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, या एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये फार्मूला लर्न कर लीजिए। इस पे क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं, मैं करवा दूंगा आगे चल के। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ITR। ITR का फुल फॉर्म क्या होता है, सभी लोगों को मालूम है भाई ITR का, मैंने इसलिए नोट कर दिया कि एक बार आप लोग को याद हो जाए, एक बार आपका क्या कहते हैं रिमेंबर, मतलब एक बार फिर से पूरी तरीके से जो जितना भूल चुके हैं वो पूरी तरीके से याद रहे, तैयार हो जाए। ठीक है, तो ITR का फुल फॉर्म होता है आयकर रिटर्न, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न। I फॉर इनकम, T फॉर टैक्स, R फॉर रिटर्न, ये इसका फुल फॉर्म होता है, पूछा जाता है। ठीक है, जितना भी आपकी इनकम पे टैक्स जितना कटता है, बहुत बार आप क्या करते हैं, TDS वगैरह कटता है, तो उसके लिए आप ITR वगैरह दायर करते हैं, ITR फाइल वगैरह इनकम टैक्स रिटर्न के लिए। ठीक है, तो इनकम टैक्स रिटर्न होता क्या, इसको जान लेते हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न ये आपका एक फॉर्म होता है, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जब आप जाएंगे तो आपको एक फॉर्म मिलेगा। ठीक है, वो आपका होता है आयकर रिटर्न फॉर्म, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म, जिसका उपयोग आयकर विभाग को आपकी आय और कर के बारे में दाखिल करने के लिए किया जाता है। राइट, किसी करदाता की कर देनदारी की गणना उसकी आय के आधार पर की जाती है। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न ITR is a form used to file information about your income and tax. Income tax department, the tax liability of taxpayer is calculated on her income. ये एक फाइल होता है, आपका पूरा जानकारी लेता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कितनी आपकी इनकम है और कितना आपका टैक्स पूरा बन रहा है। ठीक है, उसी के आधार पे आपका इनकम टैक्स रिटर्न आपका होता है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट सबस्यूम्ड इन GST। निम्नलिखित में से कौन सा GST के तहत सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो देखिए, जब GST कब आया, GST आपका 1 जुलाई 2017 को आपका आया है। GST पूरी तरीके से इंडिया में पूरी तरीके से आपका GST लागू कर दिया गया। GST का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 3 तरह की GST आपकी इस समय लग रही है, CGST, SGST और आपका IGST। ठीक है, बहुत सारे लोग कहेंगे सर 4 तरह के होते हैं, UTGST भी लगता है, नहीं, UTGST जो आपका होता है, UTGST ये आपका स्टेट SGST के तर्ज पे लाया गया है। ठीक है भाई, जितने भी यूनियन टेरिटरी वाले हैं, दिल्ली पौंडीचेरी को छोड़कर, अंडमान निकोबार, दादरा नागर हवेली, ठीक है, जितने भी हैं, लक्षद्वीप है आपके, ठीक है, आपका लद्दाख हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, तो ये सब केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो इन लोगों के यहाँ UTGST लगेगा और बाकी राज्यों में SGST आपका लगेगा। तो आपके 3 ही तरह के GST हैं अभी, ये इसी के सिमिलर है भाई। केंद्र शासित प्रदेशों में SGST थोड़ी ना लगेगा, तो वहाँ UTGST लगेगा, तो ये सिमिलर है। तो 3 तरह GST, SGST, CGST, IGST आपका होता है। ठीक है, अब GST जब आया तो बहुत सारे टैक्स को ख़त्म कर दिया उसने, पूरी तरीके से हटा दिया, सिर्फ एक टैक्स लगेगा इंडिया में। ठीक है, वो GST लगेगा। तो किसको किसको हटाया, वैट को हटाया, एंट्री टैक्स को हटाया और आपका एंटरटेनमेंट टैक्स को हटाया। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है, ये GST के तहत नहीं आता है। स्टैम्प शुल्क जो आपका होता है GST में शामिल नहीं किया जाता है और सरकार द्वारा लगाए गए कर के अनुसार इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी ये आपका GST के तहत नहीं आता है। ओके, बाकी और सब आता है और सभी GST के अंतर्गत आता है, सभी को GST ने हटा दिया है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। रोकड़ बही के अनुसार नाम शेष, मतलब डेबिट बैलेंस जो आपका कैश बुक का कितना दे रहा है, ये आपका टोटल दे रहा है 32,000 डेबिट बैलेंस दे रहा है कैश बुक का।
ओके। एंड चेक सेंड टू द बैंक फॉर क्लियरिंग बट नॉट रिसीव। चेक हमने क्या कर दिया, बैंक को भेजा क्लियर करने के लिए कि बैंक चेक को क्लियर करेगा और हमें रिसीव मिलेगा, लेकिन रिसीव अभी तक 10,000 का नहीं मिला है। और बहुत बार क्या होता है, हमने चेक इशू कर दिया, चेक जारी कर दिया किसी भी जिससे हमने सामान लिया हुआ था भुगतान के लिए, लेकिन अभी वो चेक लेकर गया ही नहीं है। तो ये टोटल अमाउंट कितना है, 12,000 है। ठीक है, ये 3 तरह का डेटा आपका दिया गया है। अच्छा, डेबिट बैलेंस कैश बुक का इसका मतलब क्या होता है, जैसे देखिए कैश बुक का रूल क्या कहता है। कैश बुक का रूल कहता है जो हमें पैसा देगा कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, तो वो डेबिट साइड में हमेशा लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, डेबिट साइड में। और जिसको हम पैसा पे करेंगे बैंक को, किसी भी पार्टी को, उसे हम क्रेडिट साइड में नोट करते हैं। ये कैश बुक का रूल है। ठीक है, कैश बुक। और कैश बुक का डेबिट बैलेंस कब होगा, जब डेबिट साइड ज़्यादा होगा किससे, क्रेडिट से। जैसे ये 1,00,000 है और ये 90,000 है, तो 5,000 यहाँ पे डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, डेबिट बैलेंस मतलब हमारे पास पैसा ज़्यादा है, तो वो आपका डेबिट बैलेंस, ये पॉजिटिव बैलेंस शो करता है। तो डेबिट बैलेंस आपका क्या शो करता है, ये पॉजिटिव बैलेंस आपका शो करता है, डेबिट बैलेंस। ठीक है, अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ध्यान से देखिए, अभी सब समझ में आपको आएगा। सबसे पहले बैलेंस कितना है कैश बुक का, 32,000 है, 32,000 है, ये हमने लिख दिया। अब हमने क्या किया, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। जो हमने चेक इशू किया भाई, किसी पार्टी से हमने ए से सामान लिया हुआ था 10,000 का, 12,000 का। ठीक है, ए से लिया था 12, ए को हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं, चेक के माध्यम से कर रहे हैं। अब ए को हमने चेक दे दिया, हमने जब चेक दिया तो हम तुरंत क्या करेंगे, कैश बुक में हम तुरंत क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे कि हमने ए को पेमेंट कर दिया। ठीक है, बाई ए। ठीक है, ए को हमने पेमेंट कर दिया, जिसको हम पेमेंट करेंगे उसको हम क्रेडिट साइड में नोट करेंगे कि हमने ए को पेमेंट कर दिया 12,000 रुपये। अब ए क्या करेगा, ए को हमने चेक दे दिया। ठीक है, चेक दे दिया कितने का, 12,000 का हमने दे दिया, राइट। अब ये चेक लेके गया ही नहीं बैंक में, और हमने अपने कैश बुक में क्या कर दिया, तुरंत माइनस कर दिया। माइनस करेंगे भाई अगर हम किसी को पेमेंट करेंगे। और ये बैंक में लेकर गया ही नहीं, हमने तो कैश बुक में माइनस कर दिया, लेकिन ये बैंक में लेके गया ही नहीं। तो जब ये लेके ही नहीं गया, अभी क्लियर ही नहीं हुआ, तो हम क्यों इसको माइनस करेंगे, तो हम यहाँ पे अपने कैश बुक में ऐड कर लेंगे। ठीक है, जितना भी चेक हमने दिया था, अगर वो बैंक ने कलेक्ट नहीं किया तो हम भी अपने कलेक्ट नहीं किया तो हम भी माइनस नहीं करेंगे। जैसा बैंक अगर नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। तो 12,000 जो हमने माइनस किया था, इसको हम तुरंत ऐड कर लेंगे। तो ये आपका 32 और 12 44,000 आपका हो गया, राइट। या अब की बार क्या हुआ, सेकंड 10,000 जो था आपका, ये क्या हुआ कि समाज शोधन के लिए भेजे गए। बहुत बार होता है चेक हमें मिलता है, जैसे चेक हमें मिलता है तो हम क्या करते हैं, उसे क्लियर बैंक में जमा करते हैं, बैंक उसे क्लियरिंग करता है। ठीक है, 1 से 2 दिन जो भी टाइम लेता है क्लियर करता है, अगर बड़े अमाउंट रहता है। ठीक है, छोटा अमाउंट कभी जल्दी भी हो जाता है। तो बैंक ने 10,000 का क्लियरेंस अभी तक नहीं किया पूरी तरीके से, हमें मिला है ही नहीं। जब नहीं मिला तो जाहिर सी बात है, हमें जब नहीं मिला तो हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो चेक सेंड फॉर क्लियरिंग विच हैव नॉट बीन रिकवर्ड 10,000, तो हम 44,000 में 10,000 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये आपका टोटल 34,000 आपका आएगा। ठीक है, तो 34,000 आपका आएगा। तो 34,000 इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका होगा यहाँ पे 34,000। और ये क्रेडिट बैलेंस नहीं, थोड़ी टाइपिंग थोड़ी एरर हो गई है, यहाँ पे आपका डेबिट बैलेंस होगा। डेबिट बैलेंस आपका होगा 34,000 डेबिट बैलेंस। ओके, या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में बी प्रिपेयर्ड कमेंसिंग विद द बैलेंस ऑफ। बैंक समाधान विवरण किसके शेष से शुरू होकर स्टार्ट होता है, तो या तो कैश बुक या तो पासबुक, दोनों के डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट होता है। तो डी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए, कैश बुक का डेबिट बैलेंस, बैंक का डेबिट बैलेंस, पासबुक का या कैश बुक का डेबिट क्रेडिट, इन्हीं से ही आपका बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट तैयार होता है। तो डी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट एंड ड्यूटीज फॉर एन ऑडिटर आर कवर्ड अंडर ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। लेखा परीक्षक के अधिकार कर्तव्य कंपनी अधिनियम 2013 की किस सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो सेक्शन आपसे पूछा है, तो सेक्शन 143 में पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में, किसके, ऑडिटर के राइट एंड ड्यूटी के बारे में पूरा बताया गया है। किसमें, सेक्शन 143 में। ओके, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अंकेक्षक के अधिकार दायित्व का वर्णन कंपनी अधिनियम 2013 के 143 के अंतर्गत एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, 139 सेक्शन क्या कहता है, अंकेक्षक की नियुक्ति के बारे में कहा गया है। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड अंकेक्षक को हटाना, उसका त्याग पत्र, ये धारा 144 में मेंशन है। ठीक है, एंड धारा मतलब सेक्शन 141 क्या कहता है, अंकेक्षक के जो गुण है, उसकी योग्यता है अयोग्यता के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, सेक्शन 141। और सेक्शन 142 क्या बताता है, सेक्शन 142 ऑडिटर के पारिश्रमिक,
से संबंधित है, ठीक है। रिम्यूनरेशन के बारे में बताता है, कितना उसको सैलरी वगैरह मिल रहा है, कितना उसको मतलब वर्क कर रहा है तो कितना उसका पारिश्रमिक मतलब उसका कितना सैलरी वगैरह क्या रहनी चाहिए, इसके बारे में पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता है। ये सेक्शन याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सेक्शन 143 ऑडिटर के राइट्स एंड, ठीक है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में आपका बताता है, सेक्शन 143। ओके या नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 सेक्शन 229 ऑडिटर रिपोर्ट मस्ट बी साइन। सो भारतीय कंपनी विधान अधिनियम 1956 धारा 229 अंकेक्षक रिपोर्ट हस्ताक्षरित होनी चाहिए। अंकेक्षक रिपोर्ट पे किसका हस्ताक्षर होना चाहिए? तो संचालक मंडल का, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी या नन ऑफ दिस। तो जो ऑडिट रिपोर्ट आपका होता है ये कौन तैयार करता है? किसी भी कंपनी का ऑडिटर ही तो पूरी तरीके से सभी डॉक्यूमेंट को ऑडिट करता है, ऑडिटर रिपोर्ट यही तैयार करता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कंपनी का अंकेक्षक पे ही उस रिपोर्ट पे किसका साइन होना चाहिए कंपनी ऑडिटर का ही साइन होना चाहिए। जो रिपोर्ट तैयार करेगा उसी के द्वारा वेरीफाई होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन मैंने ऐड किया हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके 1 से 2 बार पढ़ेंगे, सब डाउट क्लियर हो जाएगा। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 195 के अनुसार, सेक्शन जरूर याद कर लीजिए, सेक्शन 195 कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त किया जाता है। सेक्शन 195 कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 195 के तहत कंपनी का एक ऑडिटर नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। ओके, अथवा यदि एक साझेदार फर्म की नियुक्ति की गई है तो भारत में व्यवसाय करने वाला साझेदार केवल अंकेक्षक रिपोर्ट या अन्य प्रलेख पर हस्ताक्षर कर सकता है। केवल एक अंकेक्षक, एक ऑडिटर ही। समझ में आया या? तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट इज कवर्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की आवश्यकता कंपनी अधिनियम 2013 किस धारा के अंतर्गत आता है? तो कंपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट मतलब आपका क्या, ऑडिटर्स का रिपोर्ट जो पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है, उसके रिक्वायरमेंट के बारे में किस सेक्शन में एक्सप्लेन किया गया है? तो सेक्शन 143, ठीक है। अभी मैंने आगे 143 आपको बताया था। लेखा परीक्षक के राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में 143 आपको बताता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है सेक्शन 143। ओके, तो सेक्शन 143 पूरी तरीके से क्या एक्सप्लेन करता है, देखिए यहाँ पे कंपनी अधिनियम 2013 143 143 कंपनी के लेखा परीक्षक के सदस्यों और उसके जांचे गए खातों और वित्तीय विवरण और अन्य दस्तावेजों पर एक रिपोर्ट देता है, ठीक है, जिससे कंपनी के सामान्य बैठक में प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। भाई ऑडिटर सेक्शन 143 के अकॉर्डिंग क्या एक रिपोर्ट तैयार करता है, अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज़ को पूरा करता है। और जो रिपोर्ट तैयार करता है वो जो भी कंपनी की मीटिंग होती है महीने में या हर वीकली होती है या सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह या हाफ ईयरली में कभी 1-2 बार होता है, तो वहाँ पे ये रिपोर्ट रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है, प्रेजेंट करना पड़ता है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, आयकर अधिनियम 1961 के तहत चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध में जो कटौती आपको दी जाती है, ठीक है, चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध में मतलब मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के से रिलेटेड जो आपको डिडक्शन मिलता है, कटौती मिलती है, कौन सी धारा के तहत आपको मिलती है ये पूछा जा रहा है। तो ये मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है आप सभी लोगों को। सेक्शन 80D में पूरी तरीके से मेंशन है आपके मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में जितना भी डिडक्शन आपको मिलता है सेक्शन 80D के तहत आपको दी जाती है। सेक्शन 80D है क्या? सेक्शन 80D आयकर अधिनियम 1961 की अनुसार सेक्शन 80D में चिकित्सा पर खर्च है, मतलब मेडिकल पे जितना भी आप खर्च करते हैं, ठीक है, उसके लिए कटौती मांग सकते हैं आप, ठीक है, उसके लिए डिडक्शन वगैरह की आप मांग कर सकते हैं। इसके तहत खुद परिवार या आश्रित आपके माता पिता हैं, स्वास्थ्य के लिए भुगतान किए गए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर कटौती पूरी तरीके से आपको मिलेगी। उसका एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 80D में। ओके, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में डिडक्शन के लिए कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 80D। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, या नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 16 सब सेक्शन सेकेंड के अनुसार को वेतन में शामिल किया जाता है और उसके पश्चात उसमें छूट मिलती है, ठीक है, एज पर सेक्शन 16 सब सेक्शन सेकेंड ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फर्स्ट इज इंक्लूडेड इन द सैलरी। किसको सैलरी में पहले शामिल किया जाता है, फिर आफ्टर द एग्जम्पशन इज अलाउड, बाद में आपको एग्जम्पशन आपको मिलता है। एग्जम्पशन मतलब छूट आपको मिलती है। देखिए सैलरी टोटल जब आपकी सैलरी निकल जाती है, 5 हेड होते हैं आपके सैलरी के, 5 हेड,
मैंने पढ़ाया हुआ है। आपका सैलरी होता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, लॉटरी वगैरह से जितना ये अदर सोर्सेज वाले इनकम में आपका ऐड होता है, ओके, डिविडेंड से आपकी इनकम जनरेट होती है। तो पूरा हेड जब आपकी पूरी सैलरी पूरी काउंट कर ली जाती है, हाँ इसी जगह से आपकी सैलरी बन रही है। फिर उसके बाद आपको एक कुछ गवर्नमेंट की तरफ से एग्जाम्पशन, कुछ चीज़ें एग्जाम्पशन लिमिट होती है जिससे आपको अपने आप ही छूट मिल जाती है, गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लेती है। जैसे एग्रीकल्चर इनकम पे गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं लेती है, ठीक है। और बहुत सारे डिडक्शन वगैरह भी आपको मिलते हैं, छूट वगैरह भी मिलते हैं, आपको डिडक्शन कटौती आपको मिलती है। इसको आपको अपने स्वयं ही आपको अप्लाई करना पड़ता है। अगर डिडक्शन चाहिए तो आपको गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा अपना पूरा ब्यौरा, और कुछ कुछ लिमिट तक डिडक्शन है आपको मिल जाएगा। ये पूरा चैप्टर मैंने कोर्स में पढ़ाया हुआ है। जितने भी स्टूडेंट क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, बाकी बचे 8 से 9 दिनों में थियरी पूरा कवर करना चाहते हैं, थियरी नोट्स पढ़ना चाहते हैं, आप कोर्स जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। सफिशिएंट प्राइस में आपको 199 में सारी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, सभी के नोट्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। तो कौन सा इसमें पूछा जा रहा है, कौन सी मतलब सेक्शन 16 सब सेक्शन सेकंड के अकॉर्डिंग कौन सी टर्म्स, मतलब कौन सा टर्म्स सबसे पहले सैलरी में ऐड किया जाता है, फिर बाद में उस पर वो एग्जाम्पशन हो जाता है, छूट उस पर मिल जाती है। तो ये आपका एंटरटेनमेंट अलाउंसेस होता है, ठीक है, मनोरंजन भत्ता जो आपको मिलता है, जैसे महंगाई भत्ता, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता आपको मिलता है, ठीक है। तो ऐसे आपका मनोरंजन भत्ता भी आपको मिलता है। तो ये पूरी तरीके से आपका क्या होता है, पहले सैलरी में ऐड किया था, बाद में इसमें छूट भी आपको मिलती है, एग्जाम्प्ट भी आपका हो जाता है, ठीक है। टैक्सेबल सैलरी में ये काउंट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए ये क्या क्या रहा है, किसमें इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो धारा 16 सब सेक्शन सेकंड में आपका ये पूरी तरीके से मनोरंजन भत्ता मतलब एंटरटेनमेंट अलाउंसेस के बारे में बताया गया है। इसमें क्या है, मनोरंजन भत्ता में आपको 5,000 रुपये तक का पूरा छूट मिलेगा, 5,000 तक आपका पूरा कर मुक्त रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है। और ये किसको मिलता है, ओनली सरकारी कर्मचारियों को मिलता है, प्राइवेट कर्मचारियों को नहीं मिलता है। निजी कर्मचारियों को मनोरंजन भत्ते पे कोई छूट नहीं मिलता है। सरकारी कर्मचारियों को 5,000 रुपये तक का मनोरंजन भत्ते पे क्या मिलता है, छूट मिलता है, ओके। तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयकर अधिनियम 1961 की धारा, कौन सी धारा। फिर यहाँ पे सेक्शन पूछा जा रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपके एग्जाम में आएंगे, सेक्शन आपसे पूछा जाएगा, सेक्शन याद रहना चाहिए। और डिडक्शन मैंने पढ़ाया हुआ है, जो लोग पढ़े हुए हैं उन्हें ये क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा। तो कौन सी धारा मतलब कौन सा सेक्शन है, सेक्शन डैश ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। उच्च शिक्षा के लिए आपने क्या किया, हायर एजुकेशन के लिए लोन वगैरह जो लिया हुआ है, उसमें जितना भी आपका इंटरेस्ट बनता है, भाई आप बैंक गए, हायर शिक्षा के लिए आपने अपने बच्चे के लिए लोन ले लिया, हायर शिक्षा के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना है, डॉक्टरी पढ़ानी है, ठीक है। तो आपने लोन ले लिया, तो लोन पे जितना भी क्या बनेगा, लोन पे जितना भी इंटरेस्ट आपका बनेगा वो पूरी तरीके से डिडक्ट हो जाता है। गवर्नमेंट आपको इस पर कटौती देती है, छूट आपको देती है, ठीक है। तो किस सेक्शन के तहत आपको ये मिलता है, सेक्शन 80D के तहत, सेक्शन 80D के तहत आपको पूरा इंटरेस्ट आपका माफ़ हो जाता है। पूरा नहीं, कुछ एक लिमिट तक रहता है, लेकिन ये है कि ये आपका डिडक्ट होता है, इस पर आपको छूट मिलती है। आयकर अधिनियम 1961 80E, ठीक है, 80E के तहत करदाता के बच्चों पत्नी उच्च शिक्षा के लिए ऋण की कटौती का प्रावधान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका न्यूमेरिकल है इनकम टैक्स का, इसको ध्यान से देखिए क्या कहता है। ये आपका न्यूमेरिकल है, इसमें कह रहा है कि मिस्टर ए जो है वो रेसिडेंट है, कहाँ के, इंदौर के रेसिडेंट है, उन्हें रिसीव मिलता है 50,000 का, ठीक है। टोटल 50,000 का उनका मूल वेतन है, उनका जो बेसिक सैलरी कितनी है, 50,000 है, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2017-18, प्रीवियस ईयर की जो पूरा डेटा है, ठीक है, उसमें उनकी सैलरी कितनी है, 50,000 है, ठीक है। और फिर इसके आगे कह रहा है कि मूल वेतन के हिस्से के निर्माण करने वाले महंगाई भत्ता उन्हें कितना मिल रहा है, डीए में उन्हें कितना मिल रहा है, डीएनएस अलाउंसेस महंगाई भत्ता 5,000 रुपये मिल रहा है, ओके। और किराया भत्ता कितना मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंसेस एचआरए के उन्हें कितना मिल रहा है, ये 6,000 रुपये उन्हें मिल रहा है, ठीक है। उनका बेसिक सैलरी कितना है, 50,000 है। महंगाई भत्ता उनका कितना मिल रहा है, डीएनएस अलाउंसेस 5,000, हाउस रेंट अलाउंसेस मकान किराया भत्ता 6,000 मिल रहा है। 3 तरह का डेटा अभी दे दिया है, ठीक है। एंड देन घर का किराया वो 4,500 रुपये वो पे करते हैं, उन्हें भत्ता मिलता है 6,000, लेकिन उनका एक्चुअल जो किराया है घर का वो 4,500 है। जो रूम उन्होंने रेंट पे लिया है वो 4,500 रुपये का है, ठीक है, रेंट पे उन्होंने जो लिया है। और उन्हें कंपनी की तरफ से या जगह सरकारी कर्मचारी है तो उन्हें 6,000 रुपये भत्ता मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कर योग्य घर का किराया भत्ता बताइए, मतलब टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंसेस ये पूछा जा रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल होता है, 1 से 2 बार अगर आप लगा लेंगे, रिवीजन कर लेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हाउस रेंट अलाउंसेस को, कैलकुलेट करेंगे हाउस रेंट अलाउंसेस एचआरए को। 3 तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, तीनों में जो सबसे कम रहेगा वो पूरी तरीके से आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा,
उसमें आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब कैसे है पहले ध्यान से आप देखिए। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड, तीनों में जो सबसे कम रहेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सबसे पहले एक्चुअल एचआरए आप निकालेंगे जो आपको मिल रहा है कंपनी की तरफ से, तो वो कितना मिल रहा है, 6,000 रुपये मिस्टर ए को मिल रहा है, जो इंदौर के निवासी, उन्हें 6,000 रुपये मकान किराया भत्ता हाउस रेंट अलाउंसेस मिल रहा है। सेकंड हम निकालेंगे टोटल सैलरी का 4,000, 40%, टोटल सैलरी का 40%, तो 55,000 इनकी सैलरी कितनी है टोटल, इनकी सैलरी है 50,000 बेसिक सैलरी है, और महंगाई भत्ता भी तो मिल रहा है, डीएनएस अलाउंसेस इनकी सैलरी में ही तो ऐड होगा। तो टोटल इनका बन रहा है 50,000, 5,000, टोटल 55,000 रुपये इनकी टोटल सैलरी बन रही है। आपकी जो सैलरी ऐड होती है बेसिक सैलरी के साथ, आपका जितना भी अलाउंसेस मिलते हैं वो सब ऐड होते जाते हैं, तो महंगाई भत्ता तो आपका ऐड होगा, तो ये आपकी टोटल सैलरी बन गई। सैलरी 55,000 का 40% हमने निकाला, कितना है, 22,000, राइट। अब ये रेंट कितना पेड कर रहे हैं, ये थर्ड हम लोग निकालेंगे। तो जितना रेंट ये पे कर रहे हैं और 10% कर देंगे, सैलरी का 10% उसमें से लेस कर देंगे, जो भी आएगा वो तीनों में कंपैरिजन किया जाएगा, जो सबसे कम रहेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे इनका रेंट कितना बन रहा है, रेंट इनका 4,500 रुपये इनके रूम का रेंट है, और इनकी टोटल सैलरी कितनी है, 55,000 है। 55,000 का 10% निकालेंगे, 5500 आएगा, तो ये दोनों लेस होगा, तो ये लगभग माइनस में जा रहा है, -1,000 आ रहा है। ठीक है, राइट भाई, 4500 में से 5500 जाएगा, माइनस में ही तो आएगा। तो यहाँ पे आपका एग्जेम्प्ट अमाउंट आपका क्या होगा, एग्जेम्प्ट अमाउंट आपका, बिकॉज इट इज़ लीस्ट ऑफ द अबाउट, 1,000 आपका होगा, क्योंकि ये सभी में से कम है। ओके, तो ये सभी में से कम है, तो 1,000 आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो टोटल महंगाई भत्ता कितना मिल रहा है, 6,000 आपको मिल रहा है मकान किराया भत्ता, इसमें 1,000 लेस हो जाएगा। ठीक है, और टैक्सेबल एचआरए आपका 5,000 आ जाएगा, क्योंकि ये 22,000 है, सबसे ज़्यादा है, और ये 6,000 है, ये भी ज़्यादा है, लेकिन ये 1,000 है आपका। ठीक है, रेंट पेड माइनस 10% सैलरी निकालेंगे, आपका टोटल 1,000 आ रहा है, यही एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसमें गवर्नमेंट आपसे 1,000 पूरा माफ़ कर देगी, आपसे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंसेस का 1,000 रुपये माफ़ हो जाएगा। तो टोटल टैक्सेबल एचआरए हम कैसे निकालेंगे, टोटल जो एचआरए मिल रहा है उसमें 1,000 लेस कर देंगे, 5,000 आया, यही आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल एचआरए हो जाएगा। ओके, या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पर्सन का जो मकान है वो मुंबई में है, सपोज कीजिए, अब मुंबई में वो रह रहा है, तो मुंबई में ही उसे एचआरए मिलेगा, मुंबई के हिसाब से एचआरए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता। तो मकान किराया भत्ता की छूट की गणना करते समय वेतन का आयकर अधिनियम 1961 धारा 10 उपधारा 13A के तहत वेतन माना जाएगा। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये 4 ऐसे शहर हैं जो मेट्रोपॉलिटन शहर है, और यहाँ की जनसंख्या जो है वो जहाँ तक है 50 लाख से अबव है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एचआरए मिलेगा उसको टोटल 50% पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 50% सीधा सीधा माफ़ हो जाएगा, 50% ही आपका क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 50% ही आपका यहाँ पे होना चाहिए, 50% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मतलब किराया भत्ता छूट की गणना, मतलब कितना भत्ता छूट आपको मिलेगा, कितना अमाउंट आपको एचआरए का कितना अमाउंट आपको एग्जेम्पशन अमाउंट रहेगा, कितना मतलब अमाउंट एग्जेप्ट हो जाएगा, कितना छूट आपको मिलेगा। तो टोटल एचआरए का कितना, 50%। कौन कौन सी जगह, देखिए मैंने फिर से मेंशन कर देना है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, देन यू गेट डिडक्शन 50% की वो मांग कर सकता है, टोटल सैलरी में 50% डिडक्शन की मांग कर सकता है, अगर वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई का है। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंसेस जितना भी उसे मिलता है, अगर वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई का है, तो टोटल एचआरए का वो 50%, ठीक है, 50% वो सैलरी का पूरी तरीके से क्या मांग सकता है, डिडक्शन मांग सकता है। बाकी अदर जगह का है तो उसे 40% टोटल सैलरी का उसे क्या मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा। ओके, यहाँ पे सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोटल रेवेन्यू ऑफ ए बिजनेस फॉर ए ईयर INR, टोटल मतलब रेवेन्यू राजस्व जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो कितना है, 2,40,000 है। कुल राजस्व एक कंपनी का कितना है, एक कंपनी के एक व्यापार का, एक बिजनेस का कितना है, 2,40,000 है। और सकल लाभ मतलब कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, 6 लाख रुपये आ रहा है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, हाँ 2,40,000 ये टोटल रेवेन्यू आ रहा है एक बिजनेस का, और 6 लाख रुपए लगभग समथिंग, 6 लाख नहीं, ये 60,000 है। ठीक है, 60,000 रुपये ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है एक बिजनेस का। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए 2 ही टर्म्स आपको दिया गया है, और 2 ही टर्म्स और बहुत ही इजी होता है, इसमें बस फार्मूला अप्लाई कीजिए, आंसर आपका आ गया। कुल राजस्व आपका कितना दे रखा है, 2,40,000, सकल लाभ आपका दे रखा है 60,000 दे रखा है। सकल लाभ अनुपात पूछा जा रहा है, तो फार्मूला नोट कर लीजिए, सकल लाभ अनुपात इज इक्वल टू आपका सकल लाभ अपान कुल बिक्री इंटू 100, सकल लाभ अपान कुल बिक्री इंटू 100। तो सकल लाभ आपका 60,000 है, कुल बिक्री आपका 2,40,000 है, बिक्री मतलब रेवेन्यू। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई, ये 0 आपका कितना कैंसिल हुआ, तो ये देखिए 1 2 3 4 4 0 यहाँ से पूरा कैंसिल हो गया, 6 से इसको काटेंगे 4 आएगा, 4 से इसको काटेंगे
25% आपका आएगा। तो 25% आपका टोटल क्या आ रहा है, सकल लाभ अनुपात, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपका आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर होगा, यहाँ पे आंसर आपका 25% यहाँ पे रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी ही रहेगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, या चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ ब्रांच ऑफ, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसकी शाखा है, मतलब वित्तीय प्रबंधन का एक पार्ट और कौन सा है, मतलब किसका पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये बिजनेस मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है, बिजनेस मैनेजमेंट की एक शाखा है, ठीक है। ऐसा क्यों है, देखिए जीए ब्रॉडली जो है वो कहते हैं कि वित्तीय प्रबंधन व्यवसाय प्रबंधन का क्षेत्र है, ठीक है। वित्तीय प्रबंधन ही आपका व्यवसाय प्रबंधन, मतलब आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ अ एरिया ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, जो पूंजी के विवेकपूर्ण उपयोग और पूंजी के स्रोत के सावधानीपूर्वक चयन के लिए समर्पित है। कैसे कैपिटल का यूज़ कैसे करना है, कैसे कैपिटल मैनेजमेंट को फॉलो करना है, ठीक है, ये पूरी तरीके से आपका बिजनेस मैनेजमेंट में पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो फाइनेंस मैनेजमेंट बिजनेस मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है, ठीक है, उसी का ही एक ब्रांच है। यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, या चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ विच अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इनमें से कौन सा कारक जो है वो कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को प्रभावित नहीं करता है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल मैंने आप सभी को कोर्स में पढ़ा रखा है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में समय समय पर किसी ना छोटी मोटी चीज़ के लिए मतलब खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए, किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट के लिए आपको जो छोटी मोटी पूंजी की ज़रूरत पड़ती है वो आपकी कार्यशील पूंजी होती है। मतलब कार्यशील पूंजी आपके कंपनी में आती है जाती है, आती है जाती है, हमेशा यूज़ पड़कर मतलब ज़रूरत पड़ती रहती है कार्यशील पूंजी, ठीक है। बिजनेस को चलाए रखने के लिए एक टॉनिक होती है जो समय समय पर बिजनेस को चलाती रहती है, समय समय पर इसका जरूरत पड़ता रहता है, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो इसे हम चालू पूंजी भी कह सकते हैं। तो कौन सा चालू पूंजी मतलब कार्यशील पूंजी को प्रभावित नहीं करता है, तो फर्म का नाम से मतलब नहीं है। बाकी बिजनेस अगर बड़ा है छोटा है, बड़ा है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल आपका लगेगा, छोटा है तो कम वर्किंग कैपिटल लगेगा। बड़ा अगर है तो वहाँ पे रॉ मटेरियल ज़्यादा लगेगा, ठीक है, और छोटी अगर कंपनी है तो वहाँ पे रॉ मटेरियल कम लगेगा, राइट। क्रेडिट पॉलिसी, अगर बड़ा कंपनी है तो क्रेडिट पॉलिसी थोड़ी भाई अपने आप में अच्छी होगी, बड़ी होगी, छोटा है तो कम होगा, ठीक है। एंड प्रोडक्शन साइकिल भी उसी हिसाब से डिपेंड करता है। लेकिन फर्म का नाम से कोई मतलब नहीं है, तो फर्म का नाम वर्किंग कैपिटल को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल को प्रभावित करने वाले मतलब फॉलोइंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर है आपके कौन कौन से हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस आपका कैसा है, ठीक है। प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए आप बिजनेस कर रहे हैं या आप ह्यूमन वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, तो ये आपका जरूरी है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, बिजनेस साइकिल आपका कैसा रहना चाहिए, सीजनल फैक्टर, प्रोडक्शन साइकिल, क्रेडिट अलाउड एंड ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। तो इतने फैक्टर हैं जो आपके वर्किंग कैपिटल को प्रभावित करते हैं। ओके, या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड एट द बुक ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। निम्न में से किस लेखा में, किस अकाउंटिंग में, ठीक है, लेखांकन प्रविष्टियों में संपत्ति और दायित्वों मतलब देयताओं लायबिलिटीज, ठीक है, कि जो हम मूल्यांकन करते हैं, गणना करते हैं, वो पुस्तकीय मूल्य मतलब बुक वैल्यू पे किया जाता है, ठीक है, बुक वैल्यू पे किया जाता है। जैसे आपने मशीनरी खरीदा, अब मशीनरी का बुक वैल्यू 1 लाख रुपए है, ठीक है, तो इसका हम पूरी तरीके से कैलकुलेशन भी करेंगे, वो बुक वैल्यू पे ही करेंगे, ठीक है। अगर 1 लाख रुपए लिखा हुआ है तो हमें मिला है 10% डिस्काउंट मतलब 90,000 में, तो 90,000 पे हम नहीं करेंगे, हम 1 लाख पे ही करेंगे जितना बुक वैल्यू लिखा रहेगा। तो किस लेखा में हम करते हैं, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में हम करते हैं। रियलाइजेशन मतलब वसूली खाता जिसे हम कहते हैं, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट जब पूरी तरीके से फर्म का विघटन हो जाता है, फर्म पूरी तरीके से समापन हो जाता है, अब काम फर्म नहीं करेगी, तब ये पूरी तरीके से तैयार होता है। फर्म के बंद या बंद होने पर लाभ हानि का पता लगाने के लिए इसे तैयार किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है, नाम मात्र खाता होता है। जितने भी इनकम होते हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं, जितने लॉसेज वगैरह होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं, राइट, या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रावधान क्या होता है, व्हाट इज प्रोविजन। प्रोविजन आपका क्या होता है, ठीक है। प्रोविजन क्या आपका लाभों का नियोजन होता है, मतलब बेनिफिट प्लानिंग, वेट प्रॉफिट अगेंस्ट प्रॉफिट या सरप्लस या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं प्रोविजन आपका होता क्या है, ठीक है। जैसे हम बिजनेस अगर कर रहे हैं तो आने वाले भविष्य में हमारे सामने बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। कभी कभार क्या होता है बिजनेस घाटे में भी चला जाता है, बिजनेस लॉस में भी चला जाता है। तो इन्हीं घाटों को, इन्हीं लॉसेस को, इसी हानियों को कवर करने के लिए हम कुछ पैसा क्या करते हैं अलग से रखते हैं, ठीक है। अपने बेनिफिट में से, अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा
बचा कर हम एक जगह अलग से रखते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रोविज़न, ठीक है, प्रावधान, ठीक है। जैसे लेखांकन में प्रावधान की उस राशि को संदर्भित करता है जो आमतौर पर संभावित भविष्य के खर्चों और परिसंपत्तियों के मूल्य की कमी को पूरा करने के लिए लाभ से अलग रखा जाता है, ठीक है। जैसे आपके बिजनेस से अगर मान लेते हैं 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5,000 के प्रॉफिट में कुछ पैसा निकाल कर हम अलग से रखते हैं, अलग से प्रॉफिट अपना उसी में से लेस करके वो अलग रखते हैं, बाकी प्रोविज़न का जो अमाउंट रहता है, ठीक है, राशि रहती है, इसको हम अलग से रखते हैं, इसे बोलते हैं प्रोविज़न, ठीक है, प्रावधान। भविष्य में होने वाले, अगर मान लेते हैं कि आने वाले फ्यूचर में मशीन आपकी ख़राब हो गई, आपके बिजनेस की, तो मशीन ख़राब हो गई, अब 1 लाख रुपए का व्यवस्था करना है, 1 लाख रुपए कहाँ से लेकर आएंगे? तो 1 लाख रुपए का जो व्यवस्था होता है इसी प्रावधान अकाउंट से आपका होता है, प्रोविजनल अकाउंट से आपका होता है, ठीक है। प्रावधान बहुत तरीके के होते हैं, बहुत सारी तरीके के, जैसे संदिग्ध ऋण, डाउटफुल डेब्ट, आपका डेप्टर्स है, आपके ग्राहक है, पैसा लेकर भाग गए, माल लेकर भाग गए, पैसा नहीं दे रहे हैं, इंसॉल्वेंट हो गए, मतलब दिवालिया हो गए, बैंकक्रप्ट हो गए, तो जाहिर सी बात है आपको, आप डूब जाएंगे ना, आपको घाटा होगा, तो उसके लिए हम प्रोविज़न अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन के लिए भी हम प्रोविज़न अकाउंट बनाते हैं। जैसे मशीनरी अगर हमने खरीदा तो दिन प्रतिदिन, साल दर साल उसकी वर्किंग लाइफ उसकी ख़त्म होती जाएगी, 10 साल तक वो काम करेगा, फिर नया मशीन लेना पड़ेगा, तो आप अचानक पैसा लगा नहीं सकते, तो आप प्रोविज़न अकाउंट में कुछ पैसा डालते जाएंगे। जैसे ही मशीन पूरी तरीके से वर्किंग लाइफ 10 साल खत्म हुई, आप तुरंत प्रोविज़न अकाउंट से पैसा निकालिए, मशीन खरीद लीजिए, ठीक है। पेंशन वगैरह के लिए, रिस्ट्रक्चर ऑफ लायबिलिटी के लिए, इनकम टैक्स के लिए, तो ये आपके प्रोविज़न अकाउंट के क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं आपके, ठीक है। या प्रोविज़न अकाउंट को हम बचत के रूप में नहीं देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये आपकी सेविंग नहीं है, आने वाले समय में ये भी आपका खर्च होना ही होना है, ठीक है। आगे आने वाली भविष्य की देनदारियों को पहचानने का एक तरीका इसे माना जा सकता है। भविष्य में अगर आप मान लेते हैं कहीं घाटे में अगर आप चले जाते हैं, बिजनेस आपका सही नहीं चल रहा है, आप कर्ज में चले गए, तो प्रोविज़न अकाउंट से ही उस कर्ज को आप पूरा कर सकते हैं, लोन अमाउंट को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और इसे लाभ के प्रतिभार को प्रावधान कहते हैं, इसे डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। प्रावधान का सृजन वैधानिक रूप से अनिवार्य होता है। सभी बिजनेस कंपनियां प्रोविजन अकाउंट ओपन करती है, कुछ पैसे सेविंग करके रखती है, ठीक है। इसे लाभ के प्रतिभार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो प्रावधान किया जाता है, जो अमाउंट रखा जाता है, वो जितना हमें प्रॉफिट होता है उसी में से कुछ % हिस्सा निकाल कर ही रखा जाता है, तो वेट अगेंस्ट प्रॉफिट, ओके। या अगर 90% प्रॉफिट आ रहा है तो 10% प्रोविजन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है, राइट। या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्ग टर्म एसेट्स दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट आर राइट दैट हैव वैल्यू इज नोन एज, ओके। मतलब दीर्घकालीन परिसंपत्तियां जिनका कोई भी भौतिक अस्तित्व नहीं है लेकिन वे अधिकार होते हैं जिनका मूल्य होता है, कहलाती है। तो ये आपकी क्या होंगी, ये आपकी इंटेंजिबल एसेट्स होंगी। एसेट्स आपकी दो तरीके की होती है, एक टेंजिबल होता है, एक इंटेंजिबल होता है। टेंजिबल जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे आपका लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, फर्नीचर, ये सब आपके जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। इनटेंजिबल जैसे आपके जिसे आप देख छू नहीं सकते, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, रॉयल्टी हो गया, तो ये सब इन्हें आप देख और छू नहीं सकते। कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, तो ये सब आपके इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, ओके। एक्सप्लेनेशन अच्छे से रीड कर लीजिए। चलिए यहाँ पे न्यूमेरिकल आ गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, अच्छा सा न्यूमेरिकल है, एग्जाम में आ सकता है आपके। देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट से भी आपके न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है, 1 से 2 न्यूमेरिकल जरूर आएंगे, 100% आएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में है। तो जैसे एक कंपनी है जिसमें 100 रुपये वाले, ठीक है, 1,000 100 रुपये का है और 1,000 क्या खरीदा गया है, 7% ऋण पत्र है, 7% डिबेंचर है जो इरिनिमेटेबल है, अशोधनीय है, निर्गमन करना चाहती है। मतलब अ कंपनी इज विलिंग टू इशू, एक कंपनी शेयर इशू करना चाहती है 100 रुपये का, जो 100 रुपये का 1,000 शेयर, 1,000 शेयर, वो भी 100 रुपये का उसका दाम है, ठीक है। वो क्या करना चाहती है, इशू करना चाहती है, 7% डिबेंचर भी, ठीक है। 100 रुपये का 1,000 शेयर और 7% डिबेंचर वो इशू करना चाहती है। इसके लिए कंपनी को बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, जैसे अंडर राइटिंग कमीशन 1.5% है, दलाली उसे देना पड़ता है 0.5%, और प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस में 500 रुपये जाता है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी, ठीक है, कैपिटल की लागत क्या आएगी, पूंजी की लागत, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर कंपनी कोई भी डिवेंचर इशू करती है तो जो उससे डिवेंचर लेगा, जितने भी ग्राहक उसके डिवेंचर लेंगे, आने वाले समय में कंपनी क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी, जाहिर सी बात है। अगर कंपनी 1 लाख रुपए का डिवेंचर इशू कर रही है, कोई कस्टमर उसे ले रहा है, तो 10% या 5% जैसा भी एग्रीमेंट रहता है, 5% के हिसाब से उसे इंटरेस्ट पे करेगी साल भर में। तो 5,000 कोई भी कस्टमर लेगा 1 लाख का डिवेंचर, तो 5% उसे इंटरेस्ट कंपनी देगी तो देगी, ठीक है। तो ये कंपनी का क्या है, एक्सपेंसेस ही है। तो 5% सबसे पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट पेएबल, ठीक है। इंटरेस्ट पेएबल का फॉर्मूला क्या होता है, फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, ये फार्मूला होता है। तो फेस वैल्यू कितना है, कितने रुपए का शेयर है, तो 100 रुपये वाले 100 रुपये के शेयर है, ठीक है, वो भी 1,000 शेयर है, ठीक है। तो 100 रुपये इसका फेस वैल्यू हो गया, 7% इंटरेस्ट हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7% है, ठीक है,
7% और 100 से हमने डिवाइड किया, ये टोटल 7 रुपये आ रहा है ब्याज। ओके, अब एक्सपेंसेस भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अंडर राइटिंग कमीशन फेस वैल्यू का 1.5% अंडर राइटिंग कमीशन चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो ये 1.5 रुपये आ रहा है। 100 रुपये का 0.5% दलाली में जा रहा है, तो ये 0.05 पैसे आ रहे हैं। प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस में इसका 500 रुपये जा रहा था, ठीक है। तो हम 1000 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, पर शेयर के हिसाब से कितना आएगा, 0.50 आएगा। ये पर शेयर के हिसाब से सभी निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ 2.5 रुपये टोटल आपके आ रहे हैं, क्या एक्सपेंसेस आ रहे हैं। शेयर इशू करने पे 2.5 रुपये आ रहे हैं, ईच शेयर इशू करने पे 2.5 रुपये का एक्सपेंसेस आ रहा है, ठीक है। अब नेट प्रोसीड हम निकालेंगे। नेट प्रोसीड का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू माइनस एक्सपेंसेस ऑन इशू, ठीक है। शेयर इशू करने पे जितना एक्सपेंसेस है उसे हम फेस वैल्यू में लेस कर देंगे। तो 100 रुपये का हमारा भाई शेयर था और इतना रुपये हमारा खर्चा आ रहा है। खर्चा आ रहा है, जैसे आप माल अगर तैयार करके 100 रुपये का माल आपने तैयार किया, ठीक है। अब मार्केट में ले जा रहे हैं तो किराया भाड़ा वड़ा ये सब देंगे ना, तो ये सब आप लेस करेंगे कि नहीं लेस करेंगे, लेस करेंगे। तो लेस करेंगे तो आपका ये 97.50 ये आपका आएगा टोटल, ठीक है। शेयर का वैल्यू आपका घट गया क्योंकि आपके कुछ खर्चे भी हो गए इसे इशू करते समय। ओके, अब पूंजी की लागत आपकी कितनी आएगी। पूंजी की लागत मतलब IP अपॉन NP इंटू 100, ये फार्मूला होता है। तो इंटरेस्ट आपको कितना देना पड़ रहा है, 7 रुपीज़ देना पड़ रहा है। और आपका NP नेट प्रोसीड आपका कितना रहा है, 97.50, 100 से मल्टीप्लाई, पूरा सॉल्व करेंगे 7.18% आपका टोटल आ रहा है। कॉस्ट ऑफ डेप्ट आपकी आ रही है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल। क्लियर। ऋण पूंजी की लागत आपकी कितनी आ रही है, बिफोर इनकम टैक्स से पहले 7.18% आपकी आ रही है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, या चलिए यहाँ पे आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही है। एक कंपनी के पास 100 रुपये वाले, मतलब अ कंपनी हैज़ 5 लाख, ठीक है, इक्विटी शेयर। एक कंपनी के पास 5 लाख इक्विटी शेयर है, ठीक है, वो भी 100 रुपये ईच। एक शेयर कितने का है, 100 रुपये का है। वैसे 5 लाख इक्विटी शेयर है कंपनी के पास। एंड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू एक शेयर का कितना है, 120 रुपये है। और कंपनी ने कितने में खरीदा है, मतलब कंपनी के पास कितने का है, 100 रुपये का है। और मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है, 120 रुपये है, राइट। अब कंपनी अर्न प्रॉफिट 60,000, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, 60,000 नहीं है, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। कंपनी 60 लाख का पूरा प्रॉफिट कमा रही है। कितना कमा रही है, 60 लाख का प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है। और इनकम टैक्स जो रेट है वो कितना है, 25% है। 25% टैक्स भी देना पड़ेगा, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो यहाँ पे कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्ञात कीजिए बिफोर एंड आफ्टर टैक्स। टैक्स पे करने से पहले क्या पूंजी की लागत आएगी और बाद में क्या आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, EPS निकालेंगे, जैसा मैंने आप सभी को क्लास में पढ़ाया हुआ है। EPS मतलब अर्निंग पर शेयर, पर शेयर पे कितनी अर्निंग हो रही है। तो 60 लाख रुपए का अगर शुद्ध लाभ अगर वो कमा रही है और 5 लाख का ही आपका इक्विटी शेयर है, तो एक शेयर पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसे कितनी अर्निंग हो रही है, सॉरी कितनी अर्निंग हो रही है पर शेयर पे। तो 60 लाख अपॉन 5 लाख, 12 रुपये एक शेयर पे उसे प्रॉफिट हो रहा है। ओके, मार्केट प्राइस शेयर का कितना है, 120 रुपये है। ओके, तो ये फार्मूला आपका अप्लाई होगा। सभी फार्मूला नोट कर लीजिए जितना मैं बता रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद आपका पूरी तरीके से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अर्निंग पर शेयर पे कितनी अर्निंग हो रही है अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर कितना पड़ रहा है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो 12 अपॉन 120 इंटू 100, ये आपका 10% आएगा। तो 10% आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा, वो भी इनकम टैक्स के बाद, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स मतलब टैक्स से पे करने से पहले, अभी आपने टैक्स पे नहीं किया है, अब उससे पहले ही आप काउंट कर रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ आफ्टर टैक्स ये हो गया आपका 10 और 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट 1 में टैक्स रेट लेस कर देंगे, तो टैक्स रेट आपका कितना है, 25% है। 25% अगर आप वैल्यू में निकालेंगे तो 100 से डिवाइड हो जाएगा और ये सॉल्व होकर आपका कितना आएगा, 0.25 आएगा। इसको लेस करेंगे 0.75, पूरा सॉल्व करेंगे 13.36333, ये आपका आ रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स, टैक्स पे करने से पहले। और आफ्टर टैक्स 10% आपका आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर वस्तुएं सेवाओं के आयात पर लगाया जाता है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस विल बी इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के इम्पोर्ट पर, एक्सपोर्ट पर ये टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। इम्पोर्ट पर लगाया जाता है, अभी इम्पोर्ट की बात हो रही है, मतलब आयात पर लगाया जाता है। तो कौन सा है, CGST, SGST तो है नहीं, IGST मैंने आप सभी लोगों को क्लास में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। देखिए सबसे पहले एक शॉर्ट टर्म में जान लेते हैं। GST आपके 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, SGST, CGST
IGST। SGST से मिलता जुलता UTGST है, जो यूनियन टेरिटरी वाले क्षेत्रों में, यूनियन टेरिटरी मतलब जितने केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ लगता है, और ये सभी राज्यों में लगता है, ये केंद्र शासित प्रदेशों में लगता है। तो 3 तरह के GST आपके हैं, राइट। अब देखिए सभी कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं। SGST अगर गुजरात में ही माल बन रहा है, गुजरात के सभी जिलों में वही माल सप्लाई हो रहा है, तो वहाँ आपका SGST और प्लस CGST चलेगा, ठीक है। और अगर आपका ये कहाँ लगता है, IGST जैसे गुजरात में माल बना हुआ है और ये माल सप्लाई हो रहा है यूपी में, तब आपका यहाँ पे IGST होने लगता है, सिर्फ और सिर्फ IGST। बाद में कलेक्शन होने के बाद कुछ हिस्सा जो केंद्र सरकार का चला जाएगा, कुछ हिस्सा जहाँ पे ये माल पूरी तरीके से सप्लाई हो रहा है, जहाँ के लोग इसका कंज्यूम करते हैं, वही लोग क्या करेंगे, GST पे करेंगे, तो वहाँ पे वो अपना SGST ले लेंगे, ठीक है। लेकिन वैसे लगेगा IGST अगर माल सप्लाई हो रहा है, तो आपका यहाँ पे IGST आपका अप्लीकेबल होगा माल के आयात निर्यात पर, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, एक छोटा सा ये आंसर है, क्वेश्चन है 1 लाइनर, इसको जरा ध्यान से देखिए। बैड डेप्ट आपका क्या होता है। बैड डेप्ट इससे पहले मैंने बताया है कि बहुत सारे जो आपके कस्टमर होते हैं जिनको आप माल उधार में बेचते हैं, वो माल तो ले लेते हैं लेकिन कुछ समय बाद वो दिवालिया हो जाते हैं, बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, भुगतान नहीं कर पाते, तो वो आपके क्या होते हैं, जितना भी पैसा वो लेकर भाग जाते हैं, नहीं मिल पाता, वो बैड डेप्ट में काउंट कर लेते हैं। और इसकी एंट्री वगैरह क्या होती है, जनरल एंट्री, बैड डेप्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे और जो भी कस्टमर रहेगा जो हमारा पैसा लेकर गया है नहीं दे पा रहा है, उसे हम क्रेडिट कर देंगे। बीइंग द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेटर वाज नॉट रिकवर्ड। और अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि ये अमाउंट जो है अभी तक ड्यू है, डेटर्स ने इसे दिया नहीं है और रिकवर्ड नहीं हो पाया है, ओके। इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, गौरव है जो एक हमारा कस्टमर है, ठीक है, उसे 5,000 रुपये बकाया था, उसे अभी हम लोगों ने वसूल नहीं कर पाया, ठीक है। 5,000 रुपये वसूल योग्य नहीं है, वो दे भी नहीं सकता, ना ही वसूला जा सकता है, और ये दिवालिया हो गया है गौरव, ठीक है। इसकी जनरल प्रविष्टि बहुत बार एग्जाम में जनरल एंट्री ही पूछी जा सकती है, तो पूछा जाएगा तो आपको मालूम होना चाहिए। तो बैड डेप्ट अकाउंट 5,000 इसको हम डेबिट कर देंगे और गौरव के अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 5,000 से। बीइंग द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द गौरव वाज नॉट रिकवर्ड, अभी अमाउंट ड्यू है और गौरव से अभी रिकवर नहीं किया जा सका, इररिकवरेबल मतलब प्राप्त नहीं किया जा सकता, वसूल नहीं किया जा सकता, ओके या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप किराएदार से मूल किराएदार द्वारा प्राप्त किराया किसके तहत कर योग्य है। मतलब रेंट रिसीव फ्रॉम द ओरिजिनल टीनेंट फ्रॉम द सब टीनेंट इज टैक्सेबल अंडर विच हेड। जैसे देखिए मकान का मालिक ये है, इसने ए को किराए पे दिया, ठीक है। अब बी ने क्या किया, बिना पूछे ताछे इसके बी को किराए पे दे दिया, ठीक है। जैसे ये मकान है, ये मकान का मालिक है सी, ठीक है। सी ने ए को मकान पूरी तरीके से किराए पे दे दिया। अब ए क्या किया, इस मकान में तो रह रहा है इस मकान में, लेकिन ये क्या कर रहा है, बी को इसी मकान को किराए पे दे दिया, ठीक है। अब ए को जो इनकम होगी, ए को भाई बी को बिना सी को बिना बताए इसने बी को क्या कर दिया, इस मकान को किराए पे दे दिया, ठीक है। तो आपका ए को जो इनकम होगी वो किस टैक्सेबल होगा, तो होगा कि नहीं होगा, और ये इसकी इनकम किस हेड में काउंट होगी, इसकी इनकम किस हेड में काउंट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले ए है क्या, ए आपका क्या है, टीनेंट है, किराएदार है, और सब टीनेंट कौन है, बी है, बी उप किराएदार है, ठीक है। पहले तो किराएदार यही था, बाद में ए के थ्रू बी, तो बी आपका उप किराएदार होगा, सब टीनेंट आपका होगा, ओके। तो यहाँ पे कह रहा है उप किराएदार से मूल किराएदार, मतलब ए को बी से किराया मिल रहा है, ठीक है। और ये मकान ए का नहीं है, ये मकान सी का है, तो ए को इनकम जो है काउंट होगी वो आपकी अदर सोर्सेज में काउंट होगी, हाउस रेंट में, हाउस रेंट इनकम में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से काउंट नहीं होगी, ये आपका अदर सोर्सेज में काउंट होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ठीक है, ओके। देखिए जब एक किराएदार संपत्ति का एक हिस्सा दूसरे किराएदार को दे रहा है, ठीक है, तो उप किराएदारी में सब लेटिंग होता है, ठीक है। और ये मकान किराए में काउंट नहीं होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में काउंट किया जाता है, राइट या। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक लेखा परीक्षक अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में कुछ गलत करता है जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी को फाइनेंशियल नुकसान होता है, मतलब फाइनेंशियल लॉस होता है, ठीक है, तो ऑडिटर को क्या माना जाएगा, लेखा परीक्षक को क्या माना जाएगा, ठीक है, ऑडिटर को क्या माना जाएगा, सिविल नेग्लिजेंस, मिस एप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल नेग्लिजेंस या फाइनेंशियल इरेगुलर। इसका आंसर आप लोग देंगे, मैंने यहाँ पे ये आंसर छोड़ दिया है, इसका आंसर आप लोग देंगे, राइट। कमेंट में टाइप करके बताइए कि उसको किस चीज़ का दोषी माना जाएगा, दीवानी लापरवाही, अपकरण या आपराधिक लापरवाही या वित्तीय अनियमितता, क्या माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आगे पीछे हो गया है, कुछ आगे है कुछ पीछे है, लेकिन मैं पूरा 40 क्वेश्चन आप सभी लोग को करा रहा हूँ, 100% पूरा एक सेट ही आपका कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वाले जो मैराथन में कराऊंगा उसमें नंबरिंग अच्छे से रहेगा, इसमें एडजस्ट कर लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, पैन कार्ड जो आपका होता है, पैन कार्ड परमानेंट अकाउंट नंबर, उसका 5वां अक्षर क्या दर्शाता है। धारक की स्थिति, धारक का अंतिम नाम उपनाम का पहला अक्षर, ए से जेड चलने वाली अल्फ़ाबेट नंबर या अक्षर अल्फ़ाबेट चेकिंग डिजिट आपका। तो पैन कार्ड, पैन का पूरा नाम, परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है या।
तो ये आपका क्या शो करता है, पांचवा अक्षर, तो ये पांचवा अक्षर आंसर नंबर बी। आपका जो पैन कार्ड का होल्डर रहता है, पैन कार्ड होल्डर या पैन कार्ड धारक जो होता है, उसका अंतिम नाम, अंतिम नाम मतलब सरनेम या उपनाम का पहला अक्षर शो करता है। अंतिम नाम मतलब उसी का सरनेम या उपनाम का पहला अक्षर शो करता है। ठीक है, पैन कार्ड के बारे में जान लेते हैं। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, मुंबई में है। ठीक है, पैन कार्ड का पूरा नाम परमानेंट अकाउंट नंबर आपका होता है। ये टोटल इसमें कितने डिजिट होते हैं, तो इसमें टोटल 10 डिजिट होते हैं आपके, 10 अंक आपके होते हैं। कौन जारी करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये पूरी तरीके से जारी करता है, राइट। और ये कैसा कार्ड होता है, या प्लास्टिक लैमिनेटेड प्लास्टिक कार्ड होता है। ठीक है, तो पैन कार्ड आजकल तो लगभग आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, जो लोग नहीं मर्ज करा रहे हैं बहुत सारी पेनल्टी झेलनी पड़ रही है। आप लोग अगर नहीं कराएं तो जाइए पैन कार्ड को आधार कार्ड से मर्ज करा लीजिए, वरना आगे चल के बहुत नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नगद प्रवाह विवरण। नगद प्रवाह विवरण मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका तैयार किया जाता है किस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने आप सभी को पढ़ाया हुआ है। ये एक समझ लीजिए एक कानून होता है जिसके अकॉर्डिंग सभी कंपनियों को फॉलो करना पड़ता है। सभी रिपोर्ट जो तैयार करते हैं वो इन्हीं स्टैंडर्ड को फॉलो करके ही सभी रिपोर्ट्स को वो लोग तैयार करते हैं। सभी कंपनियाँ जितनी भी इंडिया में है या इंटरनेशनल जितनी भी कंपनी है, तो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पूरी तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd में पूरा एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, लेखांकन मानक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है, तो किसी भी प्रकार के वित्तीय विवरण या हो सकता है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन बी एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इंक्लूड रूल्स एंड गाइडलाइंस। मैंने बोला ना, ये एक रूल्स होता है, गाइडलाइंस होता है जो इशू किया जाता है अकाउंटिंग इंस्टीट्यूशन द्वारा। लेखांकन जो आपकी संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा ये जारी किया जाता है टू प्रिपेयर यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने के लिए ये सब जारी किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट को निम्न के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। बजट को क्लासीफाई किन किन के आधार किस बेस पे किया जाता है, कैपेसिटी, टाइम, वर्क या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बजट आपके मौद्रिक और अमौद्रिक दोनों आपके हो सकते हैं, मौद्रिक और गैर मौद्रिक दोनों शब्दों में कहा जा सकता है, दोनों में तैयार किया जाता है। इसमें सबसे पहले आपका बजट तैयार करते समय कर्मचारियों की संख्या मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉय देखा जाता है, कितने एम्प्लॉय हैं। अगर किसी कंपनी में 1000 एम्प्लॉय है तो बजट कुछ ज़्यादा रहेगा, 100 ही एम्प्लॉय है तो बजट कम रहेगा। राइट, यूनिट ऑफ टाइम, समय की इकाइयाँ भी देखी जाती है। अगर वो कंपनी 10 घंटे काम कर रही है तो बजट कुछ और रहेगा, ज़्यादा एक्सपेंसेस आएंगे। अगर वो कंपनी 8 घंटा वर्क कर रही है तो एक्सपेंसेस थोड़ा कम आएगा। ओके, मदों की इकाइयाँ मतलब यूनिट ऑफ आइटम, यहाँ पे कार्य आपका होगा। ठीक है, कंपनी बड़ा होगा कार्य ज़्यादा होगा, बजट ज़्यादा होगा, छोटा है तो कम रहेगा। तो ये तीनों चीज़ों के आधार पे आपका क्लासीफाई किया जाता है बजट। अभी ध्यान से देखिए बजट का वर्गीकरण मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो टाइम के बेस पे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइम फैक्टर। कौन कौन से बजट आपके होते हैं, लॉन्ग टर्म बजट होते हैं, शॉर्ट टर्म बजट होते हैं, राइट। स्थिति के अनुसार बजट आपके कौन से होते हैं, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग सिचुएशन फैक्टर। बेसिक बजट आपका होता है एंड करंट बजट आपका होता है। ओके, कार्यों के अनुसार आप वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन। कार्यों के आधार पे आपका मास्टर बजट होता है, कार्यात्मक बजट मतलब फंक्शनल बजट आपका होता है। ओके, क्षमता के अनुसार बजट आपके कौन से होते हैं, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपका फिक्स बजट होता है एंड फ्लेक्सिबल बजट आपका होता है। तो इतने तरह के बजट आपके होते हैं। मैंने बजट वाले चैप्टर में पूरा पढ़ाया हुआ है, आप लोग जाइए वहाँ पे नोट्स और डाउनलोड कीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, एंड ये आपका टोटल 40 क्वेश्चन आपका यहाँ पे एंड होता है। 40 क्वेश्चन का यह पूरा प्रैक्टिस सेट था, मैंने पूरा कंप्लीट कराया आपका। और ये 40 क्वेश्चन का जो नोट्स है वो लिंक मैं दे दूंगा इसी वीडियो के लिंक में, क्लास के लिंक में, और वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी ये क्लास कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए। जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं अच्छे से रिवाइज कीजिए, लगातार मैराथन क्लास चलती रहेगी। अपने एग्जाम पे फोकस कीजिए, जितने दिन बचे हैं पूरा 100% आप सभी लोग अपना दीजिए। ओके, जरूर सक्सेस होंगे। जितना भी सिलेबस है देखिए, 40 मॉक टेस्ट जो मैंने लॉन्च किया है वो आप सभी लोग जाइए उसे जरूर से जरूर बाई कर लीजिए। 40 मॉक टेस्ट है, उसमें एक मॉक टेस्ट में 40 क्वेश्चन है, ऐसे 40 मॉक टेस्ट मैं दे रहा हूँ आप सभी को। उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सभी मॉक टेस्ट है, थियरी न्यूमेरिकल सभी उसमें है। तो उसको बाई कर लीजिए, अटेम्प्ट करते रहिए, कोशिश कीजिए 3 से 4 बार मॉक टेस्ट लगा लीजिए। एंड देन ई बुक सेक्शन 5100 क्वेश्चन का ई बुक है जो आपका पूरा 130 मार्क्स कवर करेगा। मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके, कंप्यूटर, करंट अफेयर, हिंदी इंग्लिश सभी है, वो आपको टेस्ट सीरीज के साथ ही मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, उसको आप ले लीजिए। ठीक है, फ्री मिल रहा है। एंड देन एमसीक्यू क्लास का नोट्स, थियरी नोट्स, ये सब अपडेट किया गया है। 99 रुपीज़ उसका टेस्ट सीरीज का प्राइस है। बाई कर लीजिए। बाई करने के लिए आपको ऐप पर जाना है, टेस्ट सीरीज ऑप्शन में जानी है, वहाँ से आप बाई कर सकते हैं, अपनी तैयारी अच्छी से कर सकते हैं, एक हैंड्स अप तैयारी आप कर सकते हैं।
तो ये मैराथन क्लास आज यहीं पे ओवर होता है। जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी कल भी मैराथन क्लास आपकी रहेगी। टाइम क्या है, 10 से 12 के बीच में। ओके, मैं अपडेट कर दूंगा। आप सभी लोग डेली बेसिस पे मैराथन क्लास अटेम्प्ट करते रहिए। ओके, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।